क्रिकेट हँसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ना AB डिविलियर की शर्ट चाहिए थी, मेरा फ्रेंड था उसको चाहिए थी, तो मैं उससे लेने जा रहा था। तो वो लिटरली अपने ऊपर टॉवल फेंका हुआ है, एक कॉर्नर पे बैठा हुआ रहा है और वो रो रहा है इस सेंस में कि उसके आंसू टपक रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कभी इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया। भाई क्रिकेट पे बात करो। तो मैं जो भी मेरे ख़िलाफ़ बोलता है ना, तो मैं तो सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो। ज़ाहिर सी बात है, अब मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ज़ाहिर सी बात है मेरी बेटी बड़ी होगी, अब वो भी सुनती है, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जब मेरी बेटी ने मेरे से पूछ लिया कि बाबा ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, फिर उन पे मैं फिर सू करने ज़रूर जाऊंगा कि एटलीस्ट मैं अपनी बेटे के लिए रोल मॉडल हूँ। तो मैं उनके सामने इतनी अपनी इंसल्ट होते हुए नहीं कभी देखूंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, क्रिकेट के एक और पॉडकास्ट में हमारे पास एक और बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है उसको बहुत बार संभाला है एंड अपनी हिटिंग के हवाले से बहुत जाना जाता है, क्लीन हिटिंग जिसमें बॉल मिडल होती है और उसके बाद फिर बॉल दिखती नहीं है। सो हमारे पास मौजूद हैं उमर अकमल साहब। कैसे हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। मैं थोड़ा अर्ली लाइफ से आगाज़ करूँगा क्रिकेट से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्रिकेट आपने खेलना शुरू की, आपकी इंस्पिरेशन होगी कोई, आपकी कोई मोटिवेशन होगी, क्या चीज़ थी जो मोटिवेट कर रही थी कि क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बनना है? इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। देखें, मैं अपने घर में सबसे छोटा था, कामी भाई खेलते थे और मेरी हर विश पूरी हो जाती थी। और ये समझ लें कि जब मैंने स्टार्ट किया, इतना मैं नहीं करता था, मेरा ज़्यादा फोकस होता था पतंगबाजी पे, स्नूकर पे, बाइकिंग पे, मेरा ज़्यादा शौक़ ये था। तो जब मैंने 2009 का वर्ल्ड कप देखा जिसमें इंडिया की तरफ से इरफान पठान और यूसुफ पठान खेल रहे थे, तो मैं अपने वालिद साहब की तरफ से वालिद साहब के साथ बैठ के वो मैच देख रहा था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि काश मेरे 2 बेटे भी टीम को रिप्रेजेंट करते तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने चीज़ अपने आप में रखी और उस चीज़ को आगे लेके चला। अपने आप को इस तरह का मोटिवेट किया, प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की कि मैंने अपने आप को इस तरह का तैयार किया कि मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकूं। और डोमेस्टिक आपने कब से खेलना शुरू किया था? डोमेस्टिक में कौन सा इतनी साल? आप ये कह लें कि 2006 में मैंने स्टार्ट किया था और मैं इतना सीरियस नहीं खेलता था। टू बी फ्रैंक, मैं आपको सीरियसली बताऊं, इसमें मैं क्रेडिट देता हूं मोहम्मद हफ़ीज़ को। ओह, मोहम्मद हफ़ीज़ भाई को, मिसबा भाई को, कि नॉर्मली फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट उस टाइम पे उसको खिलाई जाती थी। जो पाकिस्तान अंडर 19 खेलता था या पाकिस्तान ए खेलता था, उसको वो खिलाते थे फ़र्स्ट क्लास। लेकिन मुझे क्लब क्रिकेट से उठा के सीधा उन्होंने मुझे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और जब मैंने पहले साल टॉप किया, तो उस वक़्त ये समझ लें कि सारे जितने भी कोचेस थे रीजन्स के, PCB के, सारे ये कह रहे थे कि जी पहले साल है, किसी को पता नहीं चला इसका, अगर दूसरे साल करके दिखाएगा तो फिर हम मानेंगे कि भाई प्लेयर है। तो जब दूसरा साल आया तो मैंने टॉप 3 पे फिनिश कर दिया। तो फिर ये बातें रिपीट हुई कि जी ये इसका दूसरा साल है, अभी बॉलरों को पता नहीं है कहाँ पे वीक है, कहाँ पे नहीं है। तो जब ये तीसरे साल में करेगा तो तब हम इस चीज़ को मानेंगे। तो जब मैंने तीसरा साल स्टार्ट किया, तो आप ये समझ लें कि पहले 4 मैचों में समझ लें मेरा एक भी 50 नहीं था। ओह, तो मैं अल्लाह ताला के आगे सजदे कर रहा हूँ, या अल्लाह पाक मेरे से कोई गलती कोताही होगी है, मुझे माफ़ कर दें। ये तो मेरे पे बर्डन इतना पड़ गया कि मुझे टॉप 3 में एक दफ़ा फिर फिनिश करना है, फिर मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आप ये समझ लें कि उसके बाद भी मुझे हफ़ीज़ भाई ने मैच बाहर नहीं बिठाए। हफ़ीज़ भाई ने कहा नहीं तो हमारा बेस्ट प्लेयर है, तो खेलेगा सारे मैचेस। तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने फिर अल्लाह का शुक्र है तीसरे साल टॉप 3 पे फिनिश किया।
और फिर उसके बाद मेरा पाकिस्तान अंडर 19 में नाम आया। ओके। जब बांग्लादेश इधर आई थी तो उस वक़्त आप ये कह लें कि मंसूर राना साहब पाकिस्तान अंडर 19 के कोच थे, इमाद वसीम कैप्टन था। तो मुझे ये कह लें कि नंबर 7 नंबर 8 पे खिला रहे थे। हमारे उधर सिंध वाली साइड पे मैच थे। तो जब 2 मैच हुए तो जब हम वापस कराची आए तो मुझे इतना याद है कि हम कराची में एक होटल है रीजन प्लाज़ा, आपने नाम सुना होगा। तो उसकी पार्किंग में मंसूर भाई खड़े हुए थे। तो मंसूर भाई ने कहा कि आप वापस जा रहे हो। तो आप ये कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्राई कर रहा था कि मैं इस जगह पे आने के लिए मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है। तो आप मुझे प्लीज़ एक मैच ऊपर खिला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे वापस ना भेजें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उन्होंने करना है सारा कुछ। अगर मेरे बस में हो तो मैं तो तुम्हें खिलाऊँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो भी मजबूर थे क्योंकि सिलेक्टर्स ने वापस बुलाया था। तो जब मैं वापस आया फिर वो मेरा 4था साल था, फिर मैंने टॉप 5 में फ़िनिश किया। तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा अंडर 19 में फिर नाम आया। ट्रायंगुलर सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान की टीम थी, श्रीलंका और इंग्लैंड थी। उसमें मैं उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द। और इंग्लैंड में कौन खेलता था उस वक्त? उस वक्त आप ये कह लें एंड फिंच खेलता था। फिर एक और इनका डॉसन जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलता है, इस्लामाबाद की तरफ से खेलता वो। तो उनके भी यानी कि अब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेस्ट इंडीज़ से कौन खेल रहा था उस वक्त? नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं, श्रीलंका से कौन खेल रहा था? चंदीमल था, दिनेश चंदीमल। और काफ़ी ऐसे लोग थे कि जैसे अब श्रीलंका का अभी जो कप्तान है वो, उसके साथ मैं खेला हूँ। उस वक्त वो भी उस टूर पे था। तो अब ये कह लें कि काफ़ी प्लेयर्स थे मेरे बैच के जो अपनी कंट्री को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले कर चुके हैं। तो मैं उस टूर्नामेंट में आप ये कह लें ट्रायंगुलर सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, सारा कुछ मुझे मिला। वापस आया, फिर मैं एशिया कप खेलने गया, उसमें एजाज़ भाई थे, मंसूर भाई थे, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अपने डेब्यू के बारे में बताएं कि जो फर्स्ट डेब्यू था वो आप के लिए कैसा था, क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के भाई होते हैं, तो हर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। रिसेंटली मैंने इमाम मुल्क के साथ भी पॉडकास्ट किया था, तो उसने कहा था कि दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी अगर मैं खेलने जाता हूँ तो मुझे पर्ची का लक़ब दिया जाता है, लेकिन उसने अपने बल्ले से प्रूव किया। एंड नाउ एवरीबडी इज़ लाइक यार हमें तो ऐसी 10-15 और पर्चियाँ चाहिए। सो बात ये है कि उस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर होता है किसी ताल्लुक़ की वजह से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप क्रिकेट की हिस्ट्री से उठा के देख लें, मैं किसी के रिलेशन की वजह से नहीं आया, ना अपने भाई के रिलेशन की वजह से आया, ना किसी के रिलेशन की वजह से आया हूँ। आपको ख़ुद भी पता है मैं अपनी परफॉर्मेंस पे आया हूँ। फर्स्ट क्लास के बाद अंडर 19 का मैंने टूर किया। शायद आपको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा, मैं आज बता देता हूँ आपको। बाकी जो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे उनको भी नहीं शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हम खेलने गए थे। मैं पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त। हफीज़ भाई हमारे कप्तान थे, और ये आप कह लें कि मैं एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था उधर। शायद आपको भी पता नहीं है और किसी क्या रिकॉर्ड था वो? उनका स्क्वाड, आप ऑस्ट्रेलिया ए का स्क्वाड आप ये कह लें कि बेन डकिट था मेरा ख्याल है उस वक्त उनका कप्तान, जो कि उस वक्त इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ था। बाकी 10 प्लेयर उनके वो थे जो इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे। डेविड वार्नर हो गए, ये सारे हो गए, शॉन टेट हो गए, मिचेल जॉनसन हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, ये सारे खेल रहे थे। तो मैं उधर एशिया का रिकॉर्ड बना के आया। आपको पता है एशिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, तो मैं उधर एशिया का रिकॉर्ड बना गया था। तो जब मैं वापस आया था तो मैं घर पे अपनी वालदा के पाँव दबा रहा था, वाले साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। कामी भाई वर्ल्ड कप जीत के आए थे 2009 का, और श्रीलंका टूर था उनका, और टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उनकी, और वनडे सीरीज़ और T20 आने थे। तो मैं पाँव दबा रहा था, तो PCB से मुझे कॉल आई मकसूद भाई की कि उमर बोल रहे हो। मैंने कहा जी मकसूद भाई। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सुबह की फ़्लाइट है, आप श्रीलंका जा रहे हो। तो मैं उनके साथ मेरा हंसी मजाक है, तो मैंने उन्हें बोला कि मकसूद भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार तुम।
कह रहे नहीं तेरा वनडे में नाम आ गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि खुशी से मेरे आंसू निकल रहे थे और मेरे वाले साहब की भी आंखों में आंसू थे, मेरी वालदा को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, उनकी भी आंखों में आंसू थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका दूसरा बेटा भी जा रहा है। और मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ पे प्रैक्टिस मैच हुआ, वहाँ पे ये समझ लें कि मैंने उधर भी 100 किया। तो पहला वनडे मैं नहीं खेला क्योंकि वहाँ पे 5 वनडे और 2 T20 थे। जब मुझे दूसरा मैच खिलाया गया, जब मैंने पहला बॉल खेला, तो आप ये कह लें कि मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे ग्रीन कैप दी और तौफीक दी है कि मैं पहला बॉल खेलने लगा इंटरनेशनली। प्रेशर था उस वक्त? ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त क्राउड जैम पैक था स्टेडियम श्रीलंका में। उस वक्त आपको भी पता है कि श्रीलंका की टीम फाइनल हमारे साथ ही था उनका, और उनमें कितने बड़े बड़े नाम थे। तो आपको पता है हमारी तरफ से भी बड़े बड़े नाम थे, जैम पैक स्टेडियम था। तो आप ये कह लें कि जब मैंने पहले मैच में 18 स्कोर किया, उसके बाद मैं जब वापस आया ड्रेसिंग रूम में, तो सब प्लेयर्स ने, जितने भी मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि शायद मैंने बहुत बड़ा स्कोर किया है। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, तो मैंने फील्डिंग में वो जान मारी, ये वो। तो जब अगला मैच आया तो उसमें मैंने आई गेस 67 किया कि 65 किया कि मेरा दिल इतना बड़ा था, मैं समझ ही नहीं रहा था कि आगे कौन है, मेंडस है, मुरली है, मलिंग है, मैं समझ ही नहीं रहा था। तो तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया गया सब प्लेयरों ने, जितने भी ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। जब तीसरे मैच में मैंने 100 किया, तो वो समझ लें कि यूनुस भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप लगी थी। तो यूनुस भाई ने, मैं आपको बता नहीं सकता, जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की, और सीनियर प्लेयर्स ने ये बोला कि तुम कामरान के छोटे भाई नहीं हो, तुम हमारे छोटे भाई हो। तो सब प्लेयरों ने मुझे एज ए छोटा भाई ट्रीट किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन में जाता था, ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए ऑनर की बात थी। उस वक़्त यूसुफ भाई होते थे मिडल ऑर्डर में, मिसबा भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, यूसुफ भाई थे, शाहिद भाई थे, शुएब भाई थे, कि इतने बड़े नामों में मुझे जगह मिलना छोटी बात नहीं है ये। और इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ओपनर्स तो होते ही थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब टफ़ कंडीशन आती थी और मैं अंदर बारी लेने जाता था, तो ये मेरा दिल इतना बड़ा कर देते थे कि कहते थे कि बस छोड़ दो, ये प्रेशर लेना नहीं, ऐसे समझो जैसे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको ऐसा आपने ऐसे ट्रीट करना है। और श्रीलंका कौन सा बॉलर था जो आप, जिससे आप थोड़ा डर रहे हो खेलने में या डिफ़िकल्टी दे रहा हो? क्योंकि मुझे याद है मुरली को आपने छक्का मारा था। नहीं, मुरली को मैंने टेस्ट में मारा था या वनडे में मारा था? लेकिन मुरली को मैंने वनडे में छक्का एक नहीं मारा था, मैंने उसको छक्के काफ़ी मारे हैं, और मेंडिस को भी मारे हैं। उस वक्त मेंडिस का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था कि एशिया कप का फाइनल हुआ था और उसने इंडिया को जो हराया था। तो मेंडिस का उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था पूरी दुनिया में, जैसे IPL वगैरह इधर उधर जितनी भी लीगें खेल रहा था, तो वो समझ लें कि एज ए आइकॉन जाता था हर लीग में। यस। और श्रीलंका की तरफ से भी वो, उसने बहुत ज़्यादा विकेटें ली, जब भी वो किसी के अगेंस्ट खेलता था सिंगल हैंडेडली मैच ले जाता था। तो जब ज़ाहिरी बात है कि मैंने जब उसको फेस किया, क्योंकि मैं यहाँ पे ना वो टेप बॉल बहुत ज़्यादा हम लोग खेलते थे, तो आपको पता है टेप बॉल में फिंगर और ये चीज़ें काफ़ी नोट होती हैं, ज़रूरत भी होती है उनकी। ज़रूरत भी होती है। जब वो फिंगर, मैंने उसको जब 1 ओवर देखा ना, उसने सारी क्वालिटी अपना ली, फिंगर वाली ये वाली, मैंने देख लिया, मैंने कहा बस अब इसकी खैर नहीं है, इसको मैं पकड़ लूँगा। तो जब उसने बॉलिंग करना शुरू की, तो अगला ओवर उसने शुरू किया, तो मैं उसको आराम आराम से लेके जाता रहा। सोच भी नहीं रहा कि यार बंदा इस तरह से करेगा। तो बस ये समझ लें कि मेंडिस के ख़िलाफ़ जब पहला ओवर उसका खेल रहा था ना, वो बड़ा, मैं आप ये कह लें कॉन्शियस होकर खेल रहा था कि यार ये बहुत बड़ा नाम है और इसे किसी को खेलने नहीं देता। बॉलिंग में अच्छी बात क्या थी मेंडिस की, जो वो समझ लेंगे वो हर प्लेयर को फ़ौरन उस पर अटैक करता था, अटैकिंग फील्डिंग लेता था, विकेट में बॉल कर रहा है, विकेट में बॉलिंग करता था, उसी में फिंगर, उसी में ये चीज़ें सारी करता था। जब उसका मैंने पहला ओवर देखा, उसके बाद जब वो दूसरा ओवर करने के लिए आया ना, तो मेरे लिए बहुत ईजी लग रहा था।
ये मुझे ना इसका नाम सुन के मुझे अभी एकदम कुलदीप याद आ गया कि इसी तरह से वो बहुत ही विकेटों में बॉल करता है। अगर ऐसा बॉलर है, फॉर एग्जांपल अभी कुलदीप यादव जैसा बॉलर बॉल कर रहा है, तो एज अ बैट्समैन हाउ व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी कि इसको किस तरह टैकल करें कि इसकी लाइन थोड़ी ख़राब हो, इसको प्रेशर में डाला जाए? देखें, जिस तरह मेरा प्लान होता था ना, मैं बड़ा सिंपल सा प्लान लेके चलता था कि अगर कोई बॉलर आया, अगर वो विकेटों में बॉल कर रहा है, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसको जितना सीधा खेल सकूं, जितना सीधा खेल सकूं वो ज़्यादा फ़ायदा है। आपको शायद आइडिया भी हो, स्टार्टिंग में मैं पैडल स्वीप मारता था, सारी चीज़ें करता था, छोटी स्वीप भी मारता था। तो अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नत में जगह दे, अब्दुल कादिर साहब को। तो ऐसे ही मैं उनके साथ बैठ के डिनर कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि यार उमर, तू ये छोटी शॉट क्यों मारता है? इसमें तो 99% चांस है आउट होने के। अगर तू मेरे सामने खेल रहा हो, मैं तो चाहूँगा तो मुझे ये मार। अंपायर इतना परफेक्ट तो होता नहीं है, अगर तेरे ग्लव्स को, ये बैट को भी टच होकर जाएगी, मैं अपील करूँगा, वो आउट दे देगा। तेरे में जिस तरह की क्वालिटी है, अगर तू सीधा सीधा खेले, तू अगर आधी भी शॉट मारता है तो तेरी बाउंड्री से बाहर चली जाती है। तो तू अपने आप को ये क्यों कर रहा है? ऐसे अपने आप को वेस्ट नहीं कर। उसके बाद ना मैंने ये पैडल स्वीप मारना छोड़ दी, सारा कुछ। तो मैंने अपने आप को ना सीधा खेलना शुरू कर दिया। उसमें अगर आप सीधा खेलते हैं, अगर आप 8-10 मतलब वी में जिसको हम वी में कहते हैं, अगर आप 8-10 स्कोर करते हैं वी में, उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप उसके बाद अगर आप फीट यूज़ करके सामने बाउंड्री मारने भी जाते हैं, तो वो मिस हिट भी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका बाउंड्री में कन्वर्ट होता ही होता है वो। क्योंकि इसमें सलमान आगा ने जो उसको स्वीप मारने की कोशिश की थी, इसी तरह से उसने ट्रैप किया था, वो इसी तरह से ट्रैप देखिए, हर प्लेयर की एक क्वालिटी होती है। मैं किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। अगर वो इस तरह कंफर्टेबल है, वो उससे जो प्लेयर जिस तरह कंफर्टेबल होता है, उसने उस तरह खेलना होता है। स्ट्रेंथ भी होती है सबकी, हर प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एज ए मिडल ऑर्डर मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं खेलता था, कि अगर कोई टीम मेरे ऑपोजिट है तो उनका मेन बॉलर आया है, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उस पर काउंटर अटैक करूं। नो डाउट कि हमारी टीम में अगर हमारे आउट हुए पड़े हैं, तो मैं ये कोशिश करता था कि अगर मैं उस पर काउंटर अटैक करूँगा, तो अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो ये पूरी टीम बैकफुट पे चली जाएगी और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी इनिंग्स बिल्ड करता था, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता था। ट्रू। तो मैं पूरा मोमेंटम अपनी तरफ ले आता था। जो मेरे साथ खेल रहा होता था, मिसबा भाई खेल रहे होते थे, शुएब भाई खेल रहे होते थे, शाहिद भाई खेलते हैं मेरे साथ, जाहिर सी बात है मिडल ऑर्डर में यही इनके साथ ही मेरी पार्टनरशिप लगती है। तो ये समझ लें कि इतनी आसान हो जाती थी कंडीशन कि हमें हर ओवर में 4-5 आराम से मिलना शुरू हो जाता था कि अगर आप अगली टीम के मेन बॉलर पे काउंटर अटैक करें, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चली जाती है। यार, इसने तो हमारे मेन बॉलर पे काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, तो बाकी बॉलरों को तो ये नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो ऑटोमेटिकली सिंगलें दुक्के देने शुरू कर देते हैं। ये कितना बड़ा रिस्क भी तो है इसके अंदर। अगर आप देखें, इसमें एक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप इसमें कामयाब भी नहीं हो सकते, मेरी नज़र में। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर आपके 70 पे 60 पे 4 से 5 आउट लगे हुए हैं, आप ऑलरेडी आधा मैच तो वैसे ही हार गए हैं, आधे से ज़्यादा मैच तो वैसे ही हार गए। अगर आप काउंटर अटैक करके वहाँ से निकलते हैं बाहर, वो काउंटर अटैक ये नहीं होता कि 3-4 ओवर लगातार काउंटर अटैक ही करना है। वो सिर्फ 1 ओवर का काउंटर अटैक होता था मेरा, जो मेन बॉलर आता था। फिर सिंगल डबल। उसके बाद आप मेरी जितनी भी इनिंग्स उठा के देख लें, उसके बाद मैं अपनी सिंगल डबल, जो बैट बॉल मिलता था उसको मैं बाउंड्री में कन्वर्ट करता था। सिर्फ मैं काउंटर अटैक 1 ओवर में करता था, मैं हर ओवर में काउंटर अटैक नहीं करता। जैसा आपने एक ओवर में मिचेल जॉनसन के खिलाफ किया था, वो तो खैर आखिरी ओवर था, बट दैट वाज सो गुड। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है कि आपके, अब जैसे आपके सामने आप ये कह लें कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में उनका मेन बॉलर था ब्रैटली, तो मैंने ब्रैटली को काउंटर अटैक किया वर्ल्ड कप में। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मैच मैं आसानी से निकाल के ले गया। अल्लाह ताला ने उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं मैन ऑफ द मैच बना। तो एक ओवर में मैंने काउंटर अटैक किया, बाकी बॉलरों ने मेरे से जान छुड़वाने शुरू कर दी कि यार इसको सिंगल दो वरना ये मारेगा, इसको सिंगल दो, अगले बंदे को पकड़ लो। वो अगले बंदे को मैं मेंटली ये कह देता था कि भाई अब ये आप पे हैं,
आपने कोई चांस नहीं लेना, बस हमने एक दूसरे को पे डालना है कि मैं आप पे डाल रहा हूँ सिंगल लेके कि भाई तू आजा सामने, आपने मेरे पे डालना है। इस तरह मोमेंटम भी चलता रहेगा, स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड भी होगी। तो मैं इस तरह प्लान करता था। हर प्लेयर की अपनी क्वालिटी होती है। ओडीआई में आपको कौन सी इनिंग याद है, बैटिंग में कौन सी इनिंग याद है जो आपको लगता है कि आपकी फेवरेट थी? फर्स्ट वन आप ये कह लें कि जिसमें मैंने 18 स्कोर किया था, 18 स्कोर किया था। उसके बाद मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो 18 याद है आपको? वो 18 याद है, वो इसलिए क्योंकि वो मेरा पहला मैच था इंटरनेशनली, और ग्रीन कैप पहनना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, और भाई के साथ खेलना वो भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और इतने बड़े बड़े नाम जिनको मैं टीवी पे देखता था पाकिस्तान टीम की तरफ से, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और जिस तरह का आपका ये बैटिंग स्टाइल था, आई थिंक कामरान इकबाल से काफ़ी डिफरेंट था। आई मीन यू आर सो मच इनटू प्रॉपर क्लीन हिटिंग एंड मैच फिनिश करना, ये सारी एबिलिटीज़। सो मुझे बताएं कि उस वक्त आपका कौन सा एक इंस्पिरेशन होती है हर प्लेयर की कि ये 2-3 इंस्पिरेशन है मेरी जिनके जो अच्छे लगते हैं उस ज़माने में? उस ज़माने में मैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में मैं अपने भाई का नाम कामरान भाई, क्योंकि वो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ। ओके, ठीक है, और मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि वो प्रैक्टिस, समझ लें कि मुझे जब प्रैक्टिस करवाते थे क्लब क्रिकेट में या क्लब में, वो अपनी इतनी बैटिंग नहीं करते थे जितनी वो मुझे थ्रो डाउन्स करवाते थे। ओके। और अभी भी वो थ्रो डाउन्स करवाते हैं, जब अच्छा। भी उनको टाइम मिले वो करवाते हैं। और वो प्लान देते थे मुझे कि यार इस तरह प्लान तूने करना है और ये खेलना है तूने इस तरह जाके मैच में। इवन क्लब क्रिकेट भी होती थी तो आप ये कह लें कि वो मुझे ये प्लान देते थे कि तूने आखिरी रन से पहले बाहर नहीं आना, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, जैसे मर्ज़ी खेल, मैं तुझे नहीं कह रहा कि अपनी गेम चेंज कर। दैट्स गुड कि ज़बरदस्ती पैक नहीं किया हुआ, बॉक्स में नहीं डाला हुआ कि भाई तू अपनी क्रिकेट खेलो। उन्होंने ये बोला था कि अपनी क्रिकेट खेलो और जो करना है करो, लेकिन आखिरी स्कोर से पहले तूने बाहर नहीं आना। अगर आखिरी स्कोर से पहले बाहर आएगा तो मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। आखिरी स्कोर मतलब ये कि मैच ख़त्म करके आना, मैच फिनिश करने से पहले तूने बाहर नहीं आना। इवन हमारी, आपको पता, क्लब क्रिकेट बहुत टफ होती है, क्लब के मैचेस बहुत टफ होते हैं, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेता था। किस पोजीशन पे खेलते थे आप उसमें? मैं उसमें खेलता था नंबर 3 पे खेलता था, 1 डाउन खेलता था, 2 डाउन खेलता था, इससे नीचे मैं नहीं जाता था, क्योंकि क्लब क्रिकेट में आपको पता है कि ज़रा थोड़े से आवर ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैच फिनिशिंग के लिए, और प्रैक्टिस आप उस तरह की करते हैं, तो मैं इस नंबरों पे जाता था। 1 डाउन के बाद तो बहुत टाइम लगता है मैच फिनिश करने में, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। आप यही कह लें कि मैंने अपनी क्लब क्रिकेट से बहुत ज़्यादा 200 किए हैं। मैंने 100 तो आप कंसिडर ही ना करें ना। ओके। टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, और कामी भाई के अलावा आपको पता है मेरा एक ही मिडल ऑर्डर जिसको मैं मानता हूं जो फिनिशर है, AB डिविलियर, कि जिसको मैं देखता हूं कि वो हर तरह का शॉट मारता है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें एज अ बैट्समैन कि वाई AB डिविलियर वाज द ग्रेटेस्ट। वो इसलिए कि मैं उसके साथ लीग्स भी खेला हुआ हूँ, और मैंने उसके साथ बड़ा उससे पूछा भी है और उसने मुझे बताया भी है। और ये कह लेंगे, आपको पता है वो साउथ अफ्रीका से एज ए मिडल ऑर्डर खेलता था, कभी नंबर 3 पे, यानी कि मुश्किल कंडीशन में वो आता था अपने आप को लेके। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि वो कहता था कि बस मैं ही हूँ पूरी ग्राउंड में, दूसरी टीम आगे जो कोई भी होती थी ना, इवन साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इतने प्लेयर्स होते थे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका का मैच होता था AB डिविलियर सबसे डिफरेंट नज़र आता था, फील्डिंग में भी बैटिंग में भी। तो मुझे इसलिए वो पसंद था। किस तरह के शॉट्स उसकी पसंद? आप ये कह लें कि जब वो क्लीन हिटिंग करता था, उस सामने पैडल स्वीप फास्ट बॉलरों को मारना, रिवर्स स्वीप मारना फास्ट बॉलरों को, एक्स्ट्रा कवर मारना, 360 नाम उसका ऐसे नहीं डल गया था। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये तो इंटरनेशनली यानी कि पाकिस्तान से बाहर मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, अभी तक उसकी बैटिंग देखता हूँ, हाईलाइट्स देखता हूँ उसके। और T20 में आपकी कौन सी इनिंग है आपकी फेवरेट के, ये जो है ना नेक्स्ट लेवल आपकी अपनी? मेरी इनिंग्सें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वही बात आ जाती है T20 में। जब मैं पहला T20 खेला था श्रीलंका में, और उसमें मैंने 50 किया था, शायद भाई कप्तान थे, तो मेरे लिए वो भी T20 का पहला बॉल खेलना ही मेरे लिए ऑनर की बात थी
कि उस टाइम पे किसी भी प्लेयर को एक टीम की ग्रीन कैप मिलना बड़े ऑनर की बात थी। और मुझे एक टूर पे 2 कैपें मिल रही थी, वनडे की और T20 की। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। तो इसलिए मेरे लिए बहुत, ये कह लें कि फ़ख्र था, ऑनर था कि मैं T20 का पहला बॉल खेल रहा था। और आपने 50 की? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और उन दिनों तो खैर उसके बाद से क्रिकेट और ज़्यादा फास्ट होती रही है और अब तो T20 की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझी जाती है। लेकिन जो हमारा ये वर्ल्ड कप था और आपने मिचेल जॉनसन के साथ जो है ना, वो मैंने पहली बार देखा था कि आप जो है होठों पे एक चपस्टिक लगाए हुए थे ग्रीन कलर की। मैंने बोला यार ये तो एक अलग ही मूड में लग रहे हैं आप ना। और उसके बाद धमाधम छक्के पे छक्का। हाउ वाज दैट इनिंग्स? अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं अगर आपको टू बी ऑनेस्टली बात बताऊँ, इससे पहले मैंने आपको एक जवाब दिया था कि AB डिविलियर डिफरेंट नज़र आता था, ठीक है। आप देखें, वो वाइट जिंक भी हम लगाते हैं, तो अगर मुझे ग्रीन जिंक लगाने का कोई पे कर रहा है, अब आपकी कंपनी है, आपने इंट्रोड्यूस करवानी है यार अपनी जिंक, वाइट तो आपने करवाई हुई है, अगर आपने ग्रीन इंट्रोड्यूस करवानी है, आपको पता है कि यार पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो होंठों पे भी लगाता है, तो अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हो कि यार अगर आप ये ग्रीन जिंक लगाओगे तो मैं आपको पे करूँगा, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगा एज ए प्रोफेशनल। हम बैट पे स्टिकर लगाने के भी पैसे लेते हैं। चंद्र पॉल भी यहाँ पर कुछ लगाता था स्टिकर? जी बिल्कुल, वो भी लगाता था, लेकिन वो मैं जिंक लगाता था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। क्यों? आई डोंट नो, किस तरह की प्रॉब्लम? बस वो होना शुरू हो गई। तो ये ग्रीन जिंक क्यों लगाए हुए इसने, ग्रीन होंठ क्यों किए हुए हैं, तो मैं उनसे पिंक कर लूँ, क्या करूँ, रेड करूँ? मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि सिर्फ कलर ही चेंज है तो जिंक। हाँ, आप फिर या तो फिर सबको कहेंगे यार जिंक लगाए ना, वाइट भी ना लगाए, मैं ग्रीन भी नहीं लगाऊंगा। हाँ। मैंने कहा आप मेरी क्रिकेट पे बात करें, ये चीज़ों को क्यों आप लेके आगे चल रहे हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को लेके आगे चलना है और मेरी क्रिकेट को ख़राब करना है तो मुझे बता दें। सही कह रहे हैं। कुछ टीम में ऐसे लोग होते थे जिनका मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा और ना मैं कभी ज़िंदगी में करूँगा, लेकिन ये है कि मैं जो वो चीज़ें देखता हूँ कि यार ये लोगों ने क्या मेरी क्रिकेट को इस तरह किया, ये मेरी दूसरी एक्टिविटीज़ को आगे रखते हैं और मेरी क्रिकेट की एबिलिटी पे बात ही नहीं करते। अगर क्रिकेट की एबिलिटी पे बात करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। अग्रीड। आप देखें, कोई भी दुनिया का प्लेयर है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा। आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया में आप हैं और आती रहती हैं चीज़ें लोगों की, लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया। भाई क्रिकेट पे बात करो। और मैंने अपने एक दो और इंटरव्यूज़ में बोला है, मीडिया को एक बोला है, लोगों को बोला है कि भाई प्लीज़ मेरी क्रिकेट पे बात करो यार। सही बात है। मेरी पर्सनल लाइफ पे क्यों, आप मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों हिट कर रहे हो? आई थिंक आप बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा विक्टिम बने हैं इस चीज़ का। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा विक्टिम बने इस चीज़ का। गलत है, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन ये है कि उसके रिटर्न मैंने उनको जवाब इतने नहीं दिए, लेकिन ये 3-4 चैनल हुए हैं। जाहिर सी बात है, अब मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, जाहिर सी बात है मेरी बेटी बड़ी होगी है, वो भी सुनती है, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मेंटली कितना इफेक्ट किया था इन चीज़ों ने आपको? मेंटली जाहिर सी बात है इफ़ेक्ट तो होता ही है, लेकिन अब ये है कि जो इस तरह के काम करते हैं, पुरानी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते हैं, मीडिया डालता है, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यार मेरी फैमिली है, आपके घर में भी आपकी माँ बहन है, अगर आपके बारे में कोई ऐसा बोले तो आप भी हर्ट होंगे, जैसे मैं हर्ट होता हूँ, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना हाईलाइट किया करें। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद दिस। क्योंकि हमारे यहाँ मीम कल्चर एक बहुत ज़्यादा है। मीम कल्चर का बिल्कुल आपने नाम सुना होगा। सो हमें एक टॉपिक मिल जाता है तो इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, फिर सामने वाले की मेंटल हेल्थ की ज़रा भी ख्याल नहीं होता। मेंटल हेल्थ का तो हमारे यहाँ ख्याल ही नहीं ना, हमारी तो एम्पैथी है ही नहीं। एम्पैथी मतलब ये कि सामने वाले का के पैरों में जाकर सोचना कि यार ये कैसा फील कर रहा होगा इस वक्त। ये सिर्फ आई गेस यहाँ पे ही है और दुनिया में कहीं पे भी नहीं है।
अगर दुनिया में आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको सू भी कर सकता है। सही बोल रहे हैं आप। सही है। और ये पाकिस्तान में भी है कि अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ को हिट करोगे, अगर वो उसने आपको सू कर दिया, तो आपको फिर वो आप पे केस भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और पाकिस्तान फिर का खैर आपको कानून के सामने आना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो मैं जो भी मेरे ख़िलाफ़ बोलता है ना, तो मैं तो सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो। जब मेरी बेटी ने मेरे से पूछ लिया कि बाबा ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, फिर उन पे मैं फिर सू करने ज़रूर जाऊंगा कि एटलीस्ट मैं अपनी बेटे के लिए रोल मॉडल हूँ। तो मैं उनके सामने इतनी अपनी इंसल्ट होते हुए नहीं कभी देखूंगा मैं। सर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। फर्स्ट आई बीन योर फ़ैन, आई एम स्टिल योर फ़ैन, आई लव योर हिटिंग, जिस तरह से आपने हिटिंग की है और आज भी आपका जो मोमेंटम है, आपकी फ़िटनेस है और जो जान के साथ क्लीन हिटिंग के साथ मिडल करना, छक्के मारना, आई लव इट। और मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ इस वक्त ना। अब मुझे मिचेल जॉनसन वाली चीज़ स्टोरी बताएं कि वो जो आपने इनिंग खेली थी बड़ी शॉर्ट और बहुत ही ख़तरनाक मैंने बोला यार ये अच्छा वो मैच मेरे लिए वो है मैच जिसमें दिल टूटा और रोए, भर के रोए, सेमीफाइनल बहुत ज़्यादा रोया। क्योंकि यार एक बंदा आता है, आपने 4 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में जी। एक बंदा 4 छक्के मार रहा है लास्ट ओवर में, वो मैच कैसे हार सकते हैं हम? सर कैसे मारे आपने वो 4 छक्के? मिचेल जॉनसन बैट से। नेक्स्टली उसमें ये था कि सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जो मैं मेन सीरियस सवाल नहीं करूँगा मिचेल जॉनसन या मिचेल जॉनसन उनका उस वक्त मेन बॉलर था। तो मेन बॉलर, उससे पहले भी मैं उसको मार रहा था, नैनस भी था, शॉन टेट भी था, लेकिन शॉन टेट कम बैक कर रहा था, लेकिन मिचेल जॉनसन का टाइम अच्छा चल रहा था। तो आप ये कह लें कि सेमीफाइनल था, जज्बा बहुत ज़्यादा था पूरी पाकिस्तान टीम में। तो हमें एक प्लान दिया गया था कि इतना हमने टोटल करना है, और हमारे ऊपर से आउट हुए। और बस वो कहते ना कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को, मुझे भी। हमने प्लान किया उस टोटल में हमने अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया। 192 था आई थिंक, 196 था। 196। तो उसमें हमने लाके खड़ा कर दिया। आप ये कह लें कि हमारा कुछ ऐसा टाइम आप कह सकते हैं कि एक ओवर हमारा ख़राब हुआ तो हम लोग मैच हार गए। वो अच्छा फर्स्ट इनिंग में जब इस तरह से का टोटल बनाते हैं और स्पेशली आखिरी ओवर में अगर इस तरह से छक्के मारते हैं तो एक तरह से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, सामने वाली टीम पे एकदम प्रेशर आ जाता है। सो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर में लग रही थी, स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन जब लास्ट ओवर चल रहे थे स्पेशली आखिरी के 3 ओवर, सो उस वक्त जब मोमेंटम स्लो शिफ्ट हो रहा था तो आप लोगों की क्या फीलिंग थी? मेरी फीलिंग्स एज ए प्लेयर, क्योंकि उस वक्त आपको पता मैं एज ए फील्डर खेल रहा था, कोई मेरे से सारे सीनियर थे। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा माइकल हसी को कि उसने जो वो मैच फिनिश किया है, आउटस्टैंडिंग फिनिश किया। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया का एज ए फिनिशर बहुत साल खेला वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। और आप ये कह लें कि अगर राइटीज़ बैट्समैनों में से मैं अगर AB डिविलियर्स को देखता था, तो लेफ़्ट हैंड बैट्समैन में से मैं माइकल हसी को देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये मैच कैसे लेके जाता है। उस मैच के बाद से या उससे पहले से? उस मैच के बाद से। तो आप ये कह लें कि जब मैंने उससे बात की, जब मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर था, कि आप कैसे मैच फिनिश करते हो, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो, तो उसने बड़ी सिंपल सी एक बात बोली मुझे कि अगर 12 बॉलों पे 27 चाहिए तो क्या तुम नहीं कर सकते? एक बॉल पे 2 चाहिए, वो तुम भाग के भी कर सकते हो। बीच में एक बॉल ऐसा आ जाता है कि आपको उसकी बाउंड्री मिल जाती है। तो आखिरी बॉल तक मैं इस तरह प्लान करके खेलता था। तो मेरी बात वो ना मेरे समझ से ना बाहर निकल गई। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, 12 बॉलों पे 27 चाहिए, तो इंसान तो हिटिंग पे जाएगा।
तो उसने बोला कि ये मैं 5 बॉल इस तरह खेलता था कि कोशिश होती थी कि मैं 5 बॉलों पे 10 कर लूँ, 12 कर लूँ, बीच में एक आधी बाउंड्री मिल जाए। क्लीन हिटिंग नेक्स्ट लेवल। वो जो मतलब मैं तो एज अ फैन दिख रहा था, आई डोंट नो कि एज अ प्लेयर आप लोग जब उसने ये मुझे पूरा डीपली बताया ना, तो मेरे समझ लेंगे रोंगटे खड़े हो गए कि यार इसने ये ड्यूरिंग बैटिंग इतना डीपली सोचता है ये बंदा। मिस्टर क्रिकेट ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको। मैंने कहा इतना यार डीपली सोचता है। उस वक्त तो इंसान का होता है कि यार 2 ओवरों में 27 चाहिए तो इंसान हिटिंग ही करता है और क्या करता है। लेकिन ये अपने आप को इसने इतना कूल रखा हुआ है और ये आखिरी बॉल तक जाता है और आपके सामने उसने रिजल्ट दिया है। और इधर से हमारे पास पाकिस्तान का दुनिया का मेन स्पिनर चल रहा था सईद अजमल एंड आमिर एज वेल। आमिर को भी उसने कैसे खेला आपको पता है, ऑफ कोर्स, लेकिन आमिर भी लाइक मेन प्लेयर हमारा। ठीक है। और सईद भाई को भी आपको पता है, सईद अजमल को, कि वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर चल रहे थे, ट्राई कर रहे थे अपनी सारी, ठीक है। और आपको भी पता उन्होंने कैसे मैच लेके चले हैं, आपके सामने ही है। बहुत ख़तरनाक था क्योंकि हम लोगों का तो खैर सभी का दिल बैठ गया था ये देखते हुए कि वो क्या रहा है। एंड आई डोंट नो एज अ प्लेयर वो बॉलर क्या सोच रहा होगा था सईद अजमल कि ये बंदा तो मैं कहीं जगह ही नहीं दे रहा, मैं इसको अंदर करूँ बाहर करूँ, तेज़ भी कर दिए ठक। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उसने प्लान ऐसा किया हुआ था। लीथल। आपका दिल कब टूटा है, मतलब दिल इन अ सेंस कि क्रिकेट में कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, हारने वाला सीन, जब दिल टूटता है कि यार ये थोड़ा ये नहीं हारना चाहिए था, ये निकल जाता हमारा? ये जब क्रिकेट छोड़ूंगा तब आपको बताऊंगा। मुझे लगा आप शायद मोहाली के मैच की बात करेंगे। नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बाहर निकालना चाह रहा। मेक सेंस। जब क्रिकेट छोड़ूंगा सबको बताऊंगा और उसके रीज़न भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा। मैं उसकी बात नहीं है। कोई ऐसा मैच हो जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि यार ये मैच जीत जाते हम, डिसअपॉइंटिंग हो बहुत ज़्यादा। हाँ, एज ए मैच अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वही मैच बोलूँगा, 2 मैच बोलूँगा। एक T20 का सेमीफाइनल और वनडे का सेमीफाइनल 2011 मोहाली वाला। कि आप ये कह लें कि जब मैंने हिटिंग शुरू की, जैम पैक स्टेडियम था, ऐसे लग रहा था कि निकल गया था मैच। ग्राउंड में कोई बैठा ही नहीं हुआ, निकल गया था मैच, बैठा ही नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ आप ये कह लें कि सिर्फ 2 फैमिलीज आई हुई थी पूरे स्टेडियम में। मोहाली में सिर्फ 2 फैमिलीज आई हुई थी, जिसमें से दोनों फैमिली क्रिकेटर्स की थी। एक थी फैमिली वहाब रियाज की, उनके वालिद साहब को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, वहाब रियाज की थी फैमिली। और एक फैमिली मेरी थी जिसमें मेरे भाई थे, मेरे भाई के दोस्त थे और मेरे वालिद साहब थे। और कामी भाई के ससुर थे चौधरी लियाज साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे, वो थे। सिर्फ ये समझ लें कि टोटल 10 से 12 लोगों की आवाज़ आ रही थी जब मैंने हिटिंग शुरू की थी, और बाकी क्राउड टोटली इंडिया का था। ऐसे लग रहा था कि ग्राउंड में कोई बैठा ही नहीं हुआ। कि जब वो हमने मैच नहीं हम लोग जीते ना, तो तब मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ था कि यार अगर ये हम जीतते। आपका मोमेंटम एक बन गया था और आपको स्कोर भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने नोटिस कर रहा था कि जिस तरह से आप हिटिंग कर रहे थे ना, क्योंकि हमारे पास बॉलें कम रह गई, रन बहुत ज़्यादा थे, तो वो स्लो मार्जिन कम होता जा रहा था। और मैं तो यहाँ कराची में एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों के साथ मैच दिख रहा था, और उसके बाद मेरा इतना दिल टूट गया था पाकिस्तान, मतलब क्रिकेट से इतना ज़्यादा दिल टूट गया था। जब बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं ना, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं एज अ फ़ैन, तो आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कैसे आपका इतना दिल टूट गया कि आपने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी? ऐसे ही दिल टूटने की वजह से पॉडकास्टिंग शुरू हुई है, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं करता, लास्ट भी नहीं कर रहा होता। 2011 में वो जो था, दैट वाज रियली सैड। आप ये कह सकते हैं कि ये 2 मैच काफ़ी उम्मीद थी, ये 2 मैच आप कह सकते हैं कि मेरा दिल ख़राब हुआ कि यार ये ज़्यादती हुई है। करीब था, बहुत करीब था कि T20 का सेमीफाइनल, अगर हम बैक टू बैक 2 फाइनल जीतते तो पाकिस्तान का और बड़ा नाम होना था। T20 का 2009 का भी हमने फाइनल जीता था, और 2010 का भी जीते, 2011 फिर 2011 का भी हम लोग जीते। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ
क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गई थी टीम, Yes. और श्रीलंका के जो मेन प्लेयर थे वो अनफिट थे सारे, तो हमारे लिए यही फाइनल था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मेरा ज़्यादा दिल ख़राब हुआ था कि यार अगर हम फाइनल में चले जाते, वैसे ही उनके आधे प्लेयर वैसे ही अनफिट थे, तो वो तो हमने इजीली जीत जाना था। और जितनी टीम मैच भी नहीं था, जितनी फॉर्म में हमारे सारे प्लेयर थे, हमने उनको आराम से पकड़ लेना था। और हम लोग करीब भी थे ना उस मैच में, ऐसे नहीं कि हम कोलैप्स हो गया कुछ हो गया, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। उसमें आप ये कह लें कि मुझे ज़्यादा दुख ये था कि वो शुएब भाई का आखिरी वर्ल्ड कप था, शुएब अख्तर का, और मुझे खुशी होती कि शुएब भाई फेयरवेल ऑफ कोर्स, अगर वो हम फाइनल जीतते और हम शुएब भाई को अपने कंधों पे उठाते कि उन्होंने जितना सर्व किया है पाकिस्तान को, और मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात थी। और खुशी की बात ये भी थी कि वो चाहे कुछ भी होता, मैं शाहिद भाई को रिक्वेस्ट कर लेता, सारे प्लेयर कर लेते कि फ़ाइनल शुएब भाई को खिलाएं। शुएब भाई का ऑलरेडी शुएब भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई है, तो शुएब भाई को फ़ाइनल खिलाएं और फाइनल इंशाल्लाह हम जीतेंगे, शुएब भाई को हम बैक करेंगे। तो वो मौका ही नहीं ऐसा क्रिएट हुआ कि मैं शाहिद भाई के पास जाऊं, तो हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। मैं इंडिया के कंपैरिजन में देखता हूँ हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट हैं, चाहे शुएब अख्तर हो, चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे मोहम्मद यूसुफिया, और भी 2-4 हैं जिनको, शोएब मलिक एज वेल, जिनको फेयरवेल नहीं मिला, डिजर्विंग फेयरवेल, शायद आफरीदी एज वेल। इंडिया की एग्जांपल देखते रज़ाक भी हैं, ऑफ कोर्स रज़ाक एज वेल। ओ आई एम सो सॉरी, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ 2 और प्लेयर्स हैं, हम तो लिस्ट निकालेंगे लेकिन ये स्टार्ट, इंजमाम उल हक एज वेल, बहुत ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको नहीं मिला ग्रेटेस्ट। अब इंडिया की एग्जांपल देखते हैं तो चाहे अब मतलब वो उनका जो है आशीष नेहरा हो, आशीष नेहरा जो लास्ट ओवर कर रहा था और विराट कोहली सबको बोला था शोर करो, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। उनका है बड़ा बॉलर है, हो सकता है हमारे बॉलर्स के मुकाबले में बहुत बड़ा ना, उनका एक बड़ा बॉलर, इतना खूबसूरत फिनिश हो रहा है। धोनी का फिनिश देखें आप, देन तेंदुलकर का फिनिश देखें, वो एक ख़त्म करके अल्लाह हाफिज़ करके और बड़ी ज़बरदस्त तरह से ना वो उस इज़्ज़त के साथ खैराबाद कहना। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड अजीब ही है कि एक इतना बड़ा प्लेयर, मुझे पहला अफसोस हुआ था क्योंकि मतलब क्रिकेट हमने देर से देखना शुरू की थी, तो 2010 या 2011 9 की बात है, जब मोहम्मद यूसुफ साहब ऐसे ही चले गए थे। ही वाज माय फेवरेट क्रिकेटर, खूबसूरत कवर ड्राइव एंड ऑल दीज अमेजिंग। यूसुफ भाई तो आप ये कह लें कि यूसुफ भाई जब खेल रहे होते थे ना मेरे साथ, तो मेरा दिल ये करता था कि मैं इधर ही रहूं, यूसुफ भाई उधर ही खेलते रहे, मैं यूसुफ भाई की बैटिंग देखता रहूं। खूबसूरती कि चाहे जितना मर्जी तेज़ बॉलर है, और कितने आराम से सिंगल निकालना, और कितने आराम से चौका मारना, कितने आराम से छिक्का मारना, मेरा दिल करता था मैं यहीं पर रहूँ, मैं यूसुफ भाई को ऐसे ही देखता रहूँ और यूसुफ भाई की बैटिंग के ऐसे ही मज़े लेता रहूँ। और यूसुफ भाई से मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं एज ए मिडल ऑर्डर, मैं आपको बता ही नहीं सकता। और यूसुफ भाई के साथ जब पार्टनरशिप लगती थी, यूसुफ भाई मुझे बताते थे कि इस बॉलर को तुमने ऐसे ही खेलना है, तो मुझे वो ऐसे खेलता था तो मुझे बॉलर इतना इजी लगना शुरू हो जाता था, मैं आपको बता ही नहीं सकता उस चीज़ का। तो क्या एक रीज़न था कि मिडिल ऑर्डर क्योंकि हमारा बहुत मजबूत था बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूसुफ। मेरी नज़र में एज अ फ़ैन मोहम्मद यूसुफ लाइक हमारी बैकबोन होता था। खुदा ना खास्ता वो आउट हो गया तो हम लोगों ने बोला कि यार ये चेज़ करना मुश्किल है, बड़ा सुकून से चेज़ करते थे, सिंगल डबल चौका। ओडीआई में यही चलता है। सो क्या उनकी एक स्ट्रेंथ थी जो आपको लगती थी कि यार ये कुछ रीज़न है इसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ इज़ वेरी गुड टेक्निकली वेरी साउंड बैट्समैन? देखें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हर प्लेयर की एक स्ट्रेंथ होती है। तो मैं यूसुफ भाई को देखता था, टीवी पे भी देखता था और उनके साथ बात भी की थी, तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें बताई थी। ओके, वी में खेलना, जब ये चीज़ें उम्र तुम करोगे तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, रनिंग बिटवीन द विकेट तुम्हारी अच्छी है, सारी चीज़ें तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, तुमने अगर यहाँ पे 10 से 15 रन ले लिए हैं, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम जहाँ पे मर्ज़ी चौका मार सकते हो। तो यूसुफ भाई से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, अपने ससुर से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने इस तरह। उस वक्त आपका पाकिस्तान टीम में सबसे फेवरेट बैट्समैन वो मोहम्मद यूसुफ, और कौन था सीखने के लिहाज से? काफ़ी थे, क्योंकि मिडल ऑर्डर में देखें सबसे पहले तो कामी भाई थे जिन्होंने मेरे साथ जितना काम भी किया है। उसके बाद आप ये कह लें कि यूसुफ भाई थे, शुएब भाई थे, मिसबा भाई थे,
हफीज़ भाई थे, नो डाउट वो ओपनर थे, लेकिन वो बताते थे, हर लिहाज से वो बताते थे कि मेरे लिए समझ लें कि राना भाई भी होते थे, सारे प्लेयर्स होते थे, इमरान फ़रद भी होता था, जो भी मेरे साथ खेले हैं, जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ बताते थे, हंसी मजाक वो करते थे, लेकिन क्रिकेट के टाइम वो जब मुझे बताते थे तो उन चीज़ों को मैं बड़ा पॉजिटिव लेता था। वैसे हंसी मजाक हम लोग करते थे, वो मेरे साथ करते थे, मैं तो, लेकिन वो क्रिकेट की बातें मेरे साथ सीरियस करता था, जितने भी आला। मेरे सीनियर प्लेयर हैं। और अभी जो हमारे बॉयज़ जा रहे हैं, सारे सारे के सारे यंग हैं, वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, इंडिया के सामने खेलेंगे, तो आपकी क्या एडवाइस है बॉयज़ को? क्योंकि इंडिया अरे भाई एडवाइस इन द सेंस कि आपका एक्सपीरियंस है ना, वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो किस तरह से टैकल करना चाहिए? अहमदाबाद में वही मोहाली वाला टाइप होगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हैं और फुल सपोर्ट चल रही है, उस प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जाए? देखें, उसमें मैंने जैसे पहले बोला है कि जिसके साथ भी पाकिस्तान टीम का मैच हो, पॉजिटिव खेलें, पॉजिटिव खेलेंगे तो तब ही मज़ा आएगा मैच खेलने का। पॉजिटिव खेलना जैसे कि जैसे कि जो उनके मेन बॉलर्स हैं उन पे काउंटर अटैक करना, चाहे आप पहले बारी ले रहे हैं या बाद में बारी ले रहे हैं, काउंटर अटैक करेंगे, उसके बाद नीचे वाले बैट्समैन जो आएंगे उनके लिए आसानी पैदा होगी। अगर नीचे वाले ऊपर वाले बैट्समैन अल्लाह ना करे कोई आउट होता है, तो नीचे वाला बैट्समैन ये ना समझे कि यार ऊपर वाले आउट हो गए तो मैं थोड़ा सा इस मैच को लंबा ले जाऊं, थोड़ा विकेट पे स्टे कर लूं। वो अगर प्लान करके एक ओवर जो उनका मेन बॉलर आएगा उस पर काउंटर अटैक कर लेगा ना, वो अगर वो उधर से बाहर निकल गया तो फिर ऑटोमेटिकली मैच चलता जाएगा। बेहतरीन। बेसिकली जहाँ तक मुझे अटैक वाली बात है, आपने इस पे अटैक किया था हरभजन पे, एंड आई थिंक आप वो बॉल रोक रहे थे जिसके ऊपर आप आउट हुए थे। जी, दैट्स क्रिकेट की यही खासियत है। क्रिकेट जो चीज़ है ना, क्रिकेट मुझे इतना पता है कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब इसके अच्छे दिन होते हैं ना, तो उस वक़्त आप इसको जितना कैश कर सकते हैं आप कर लें। जब आपका अच्छा दिन नहीं चल रहे होते, अच्छे दिन नहीं चल रहे होते ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रुलाती है। और मैंने अपनी आँखों से इस चीज़ को देखा है। हमारा मैच थे साउथ अफ्रीका के साथ दुबई में, उसमें आप ये कह लें T20 वनडे में AB डिविलियर कुछ भी नहीं कर रहा था। पहला टेस्ट मैच कुछ भी नहीं किया, दूसरा टेस्ट मैच था अबू धाबी में जिसमें उसने 300 प्लस किया था। आप यकीन माने T20 सीरीज़, वनडे सीरीज़, पहला टेस्ट मैच, आप बिलीव करें उसने अपने ऊपर टॉवल फेंका हुआ है और लिटरली वो क्राई कर रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर, AB डिविलियर्स, इतना बड़ा प्लेयर, और वो ना बाहर नहीं आया मिलने के लिए। जैसे मैच ख़त्म होता है ना तो वो टीम से मिलते हैं, हर प्लेयर मिलता है, शेक हैंड करता है, तो वो बाहर नहीं आया। तो मैच के बाद हम एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। तो मुझे ना AB डिविलियर की शर्ट चाहिए थी, मेरा फ्रेंड था उसको चाहिए थी, तो मैं उससे लेने जा रहा था। तो वो लिटरली अपने ऊपर टॉवल फेंका हुआ है, एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है और वो रो रहा है इस सेंस में कि उसके आंसू टपक रहे हैं। तो हाशिम भाई उस वक्त टीम में होते, तो मैंने हाशिम भाई को बोला कि गुस्से में तो नहीं बैठा हुआ, क्या हो गया इसको? तो हाशिम भाई ने मुझे बोला कि ये अपसेट है, तो तुम बाद में आना, अभी इससे बात नहीं करो तुम। तो मैं उसी तरह वापस आ गया। तो उससे पहले उसका क्या रिकॉर्ड था अपनी टीम की तरफ से, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। तो जितनी देर भी बात कर लें वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन AB डिविलियर्स की क्लास ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैंने अगर उसको देखा है रोते हुए, तो फिर आपको भी पता है कि मैं और वहाँ का सिस्टम, वहाँ की मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट दैन पाकिस्तान। बिल्कुल, और यहाँ पर जो होता है वो एक अलग ही मामला आता है। ऐसे ही है। दैट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अब आप कितने ज़्यादा होपफुल हैं अभी के बारे में बताएं कि आपकी क्या मेंटल हेल्थ है, क्या सोच रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जा रही है आपकी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं अपनी क्रिकेट को लेके बहुत सिंसियर हूँ, सीरियस भी हूँ। और अभी जितनी मेरी एज बची है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलूँ। जितना भी मेरा टाइम रह गया है
2 साल 3 साल 4 साल अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूं। जो मेरा पीछे टाइम ज़ाया हुआ है आपको भी पता है किस वजह से ज़ाया हुआ है, मगर वो रिपीट करना नहीं चाह रहा पुरानी बातें। और ना मैं ऑफ कोर्स वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें हैं जब क्रिकेट छोड़ेंगे तब निकालेंगे बाहर चीज़ें इस तरह की, लेकिन वो मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फोकस किया हुआ है और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है। और क्या चीज़ आपको उम्मीद दिलाती है? उम्मीद तो देखें यही है कि अभी पिछले फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई थी, वनडे कप हुआ था, उसमें मैंने टॉप 5 में फ़िनिश किया था। बेहतरीन। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उम्मीद आपको किस चीज़ की होती है? पाकिस्तान टीम की होती है। ठीक है, नहीं सेलेक्ट हुए, कुछ इश्यूज़ हैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे पता है वो क्या इश्यूज़ हैं और सबको पता नहीं है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपकी फ़ील्ड अब ये बन गई है, आपको पता है कि यार इसमें कौन क्या काम कर रहा है, आपको पता तो चलता है। क्रिकेट में मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, वो मुझे पता है, बिल्कुल। लेकिन मेरा दिल साफ़ है सबके लिए। मैं खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसी तरह दोबारा डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत उमर भाई। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्जेसन अच्छी लगी होगी और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। दुआ में बस याद रखिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह, लाजमी 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 लाजमी। और यहाँ पे मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा जितने भी यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, माँ बाप की खिदमत करें। जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो क्लब क्रिकेट में हैं, चाहे वो आपकी स्कूल क्रिकेट में हैं, चाहे कॉलेज क्रिकेट में हैं, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें। जब अल्लाह ताला आपको एक मुकाम भी दे दें तो वो आपको जहाँ पे भी मिले तो आपको उनको उसी तरह मिलना चाहिए जैसे आप स्टार्टिंग में थे, तो अल्लाह ताला ख़ुद ही आपको इस चीज़ से नवाजेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अपने आप को अपने सर नीचे रखना चाहिए, बिल्कुल ग्राउंडेड रहना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।